हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। एज यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ा था। उसमें हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एंड कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर एक पेशेंट है, एक मदर है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज है, ये हमें दो ग्रुप्स में पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ये हमें दो ग्रुप्स में पढ़ने हैं। एज यू नो, जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है ये थर्ड स्टेज लेबर के बाद होता है। क्लियर? हाँ, देखो, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हुआ, दैट मीन्स जो फीटस होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आता है, ठीक है ना। वो फ्रॉम यूटेरस से लेके टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आता है फीटस। लेकिन जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा अभी इनसाइड द यूटेरस है। ये प्लेसेंटा जो होता है, या ये सेपरेट हुआ होता है, या तो सेपरेटेड होता फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, या ये सेपरेटेड नहीं होगा। इन दो कंडीशंस के अंदर ब्लीडिंग होती है, दोनों कंडीशंस के अंदर ब्लीडिंग होते हैं। उसका नाम है पोस्टपार्टम हेमरेज। दैट मीन्स हम पहले कंडीशन पढ़ेंगे, फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज पीपीएच। जो पीपीएच थर्ड स्टेज के अंदर होता है, ये हमें दो तरह से पढ़ने हैं। अगर इफ प्लेसेंटा इज separated और if placenta is not separated। दो कंडीशंस है, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है यूटेरस से या प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है। ये दो कंडीशंस हैं थर्ड स्टेज के अंदर, और इन दोनों कंडीशंस में ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले अगर पेशेंट को थर्ड स्टेज के अंदर ब्लीडिंग हुई तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना है। हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद हमें उसको क्या करना है? आईवी इन्फ्यूजन देना है। आईवी इन्फ्यूजन इसलिए देंगे क्योंकि इसको बहुत ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लड को मेंटेन करने के लिए, एक फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए इम्बैलेंस हुआ है। दैट्स वाई हमें इन्फ्यूजन करना है। थर्ड, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ी देन वी हैव टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड। जो मदर होगी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ओके, हाँ, इसके बाद ऑक्सीजन O2 एडमिनिस्ट्रेशन। जो पोस्टपार्टम हेमरेज मदर होती हैं, इसको सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही डिक्रीज होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। क्लियर? ये हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज के अंदर अगर पीपीएच हुआ तो उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है ऑक्सीजन की, या मैनेजमेंट कैसे करना है। दो कंडीशंस मैंने बोले, प्लेसेंटा सेपरेटेड, प्लेसेंटा नॉट सेपरेटेड। दोनों कंडीशंस के अंदर हमें करना क्या है? तो अगर प्लेसेंटा सेपरेटेड नहीं है देन हमें फंडल प्रेशर देना है। मदर को फंडल प्रेशर करना है। फंडल प्रेशर करने के बाद कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं। मीन्स जो फंडस पार्ट होता है मदर का, बाहर साइड से
प्रेशर दिया जाता है, मसाज करते हैं। ऑन द अदर साइड जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो बाहर होती है बेबी के साथ अटैच्ड। जब बेबी बॉर्न हुआ तो हमें उस कॉर्ड को खींचना पड़ता है, ट्रैक्शन किया जाता है, ऊपर से फंडल को प्रेशर किया जाता है, सो दैट जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा बाहर आए। बिकॉज ऑलरेडी प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड ऑलरेडी है, तो वहां से कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है और फंडल प्रेशर बाहर से करना है, तो फिर कॉर्ड जो प्लेसेंटा होगा वो बाहर आ जाएगा। Another टर्म जो यहाँ पे है दैट इज प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड। जो प्लेसेंटा है वो इनसाइड यूटेरस है, वो अभी सेपरेट नहीं हुआ है, यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्टेड है। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड जो बाहर है, अभी बाहर है, बेबी के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे मैनुअल रिमूव किया जाता है प्लेसेंटा को। फिंगर्स इंसर्ट किया जाता है अप टू द यूटेरस, फिर वहां से फिंगर्स के हेल्प से जो प्लेसेंटा होता है इसको मैन्युअली सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, मैन्युअली सेपरेट किया जाता है। ऑन द अदर साइड जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड को खींचा जाता है, ट्रैक्शन किया जाता है, सो दैट जो प्लेसेंटा होगा वो सेपरेट हो जाए और बाहर आ जाए वहां से। ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। जब जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है एक मदर को, एट दैट टाइम मैनुअल रिमूव किया जाता है। क्लियर नाउ जब हमने ये दोनों कंडीशंस की, दोनों कंडीशंस को सॉल्व किया तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्लेसेंटा को रिमूव किया गया है, मैन्युअली रिमूव किया गया है, या फंडल प्रेशर किया गया है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन किया गया है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, आईवी इन्फ्यूजन देना है पेशेंट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। क्लियर नाउ जब कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकने के लिए पेशेंट को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन दिया जाता है 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, और मिथर्जिन दिया जाता है 0.2 mg। 0.2 mg, एक तो ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स, 0.2 mg मिथर्जिन। इन दोनों का काम क्या होता है, जो यूटेराइन मसल्स होते हैं, जो यूटेराइन वॉल होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सबसे पहले जो मायोमेट्रियम होता है उन्हीं पे एक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। ये उन मायोमेट्रियम के मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं, मिथर्जिन भी कंट्रैक्शन करता है। कंट्रैक्शन की वजह से जो मायोमेट्रियम के पास वेसल्स आते हैं मायोमेट्रियम के पास, उन पे कंप्रेशन पड़ते हैं, उन पे कंट्रैक्शन होता है, तो कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप होती है। क्या मैंने बोला, हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन दोनों का काम क्या होता है, जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हुई थी यहाँ पे उसको रोकना। कैसे रोकता है, ये कंट्रैक्शन कराता है यूटेराइन मसल्स को, और उनसे क्या होता है, उन मसल्स से, तो वो मसल्स जो वेसल्स होते हैं उन मसल्स के पास, उन पे भी कंप्रेशन पड़ते हैं, कंट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होती है। क्लियर यहां तक। समटाइम्स हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीटोसिन हमें नॉर्मल सलाइन के साथ देना है तो ऑक्सीटोसिन समटाइम्स दिया जाता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये 500 ml NS के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। कितने यूनिट्स दिए जाते हैं, 20 यूनिट्स। अगर हमें 20 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं किसके, ऑक्सीटोसिन के, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो इसको हमें 500 ml NS के साथ कंबाइन करना है, सॉल्यूशन बना है, फिर आईवी इन्फ्यूजन देना है पेशेंट को 60 ड्रॉप्स पर मिनट, 60 ड्रॉप्स
पर मिनट। जो ड्रॉप फैक्टर होना चाहिए वो 60 ड्रॉप्स होने चाहिए पर मिनट में। क्या करते हैं, अगर कंट्रैक्शन ज़्यादा करानी है, पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीटोसिन देना है, तो एट दैट टाइम हमें ऑक्सीटोसिन की यूनिट्स बढ़ाने हैं, 10 से डबल करना है, 20 देने हैं। लेकिन वो 20 हमें किस में कंबाइन करना है, 500 ml जो NS होता है उसके साथ कंबाइन करना है। देन ड्रॉप फैक्टर हमें रखना है 60 ड्रॉप्स पर मिनट। तो गाइज ये हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। Now management of true postpartum hemorrhage means जो प्लेसेंटा है बाहर आ चुका है। लेट अस सपोज दिस इज द यूटेरस, यहाँ पे जो प्लेसेंटा था ये प्लेसेंटा बाहर आया है, अब ये बाहर है, आउटसाइड द एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेसेंटा है ही नहीं। जब इस सिचुएशन में ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। और इस ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज का क्या मैनेजमेंट है, अब वो हम इसके अंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को। इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे पहले दिए जाते हैं। ये सबसे पहले प्रियर मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, ये किए जाते हैं जब पेशेंट पोस्टपार्टम हेमरेज में चला जाता है। क्लियर। देखिए ब्लीडिंग कंटिन्यू है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कंटिन्यू, तो क्या किया जाता है, तो दिया जाता है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन दिए जाते हैं। अगर एक मदर को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स हमें इस ट्रू पोस्टपार्टम के अंडर हमें देना है मदर को ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन। बट स्टिल अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, अभी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है। देन हमें और एक ड्रग देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन इनसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कंट्रैक्शन का, दैट इज मीजोप्रोस्टॉल जो होता है ये ड्रग दिया जाता है। कब, जब ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है आफ्टर हैविंग ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन, देन वी हैव टू गिव मीजोप्रोस्टॉल ड्रग। जब मीजोप्रोस्टॉल के बाद भी जब ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, अब ब्लीडिंग फिर से कंटिन्यू रही, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो क्या किया जाता है, फिर इसको टेम्पोनेड का हेल्प लेते हैं। टेम्पोनेड क्या होता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर बैलून टाइप का टेम्पोनेड इंसर्ट किया जाता है इनसाइड द यूटेरस, और इसको फिर इन्फ्लेट किया जाता है। इसमें लिक्विड डाला जाता है सो दैट जो बैलून अंदर हुआ यूटेरस के अंदर ये इन्फ्लेट हो जाए। जब ये इन्फ्लेट हो जाएगा, ये कंप्रेस करेगा आर्टरीज को। जो वेसल्स होते हैं यूटेराइन वॉल के साथ जो वेसल्स होते हैं उनको क्या करता है, कंप्रेस करता है। जब ये इन्फ्लेट हो जाएगा, दैट मीन्स हमें इसमें टेम्पोनेड इंसर्ट करना है, और यू कैन से बलून टेम्पोनेड हम इसमें इंसर्ट करते हैं। स्टिल फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रह गई, टेम्पोनेड के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं, लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी। जो यूटेराइन आर्टरी होती है उसको लाइगेशन किया जाता है, जहां पे कट हुए हैं आर्टरी वहां पे उसको लाइगेशन किए जाते हैं, जोड़ी जाते हैं उस आर्टरी को। स्टिल अगर फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है फिर भी, तो फिर क्या किया जाता है, देन रिमूवल ऑफ यूटेरस को ही रिमूव किया जाता है, जिसका नाम है हिस्टेरेक्टोमी।
hysterectomy. That is complete hysterectomy means removal of uterus. यूटेरस को ही रिमूव किया जाता है. सो गाइज मैंने पढ़ाया आपको मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें क्या किया जाता है इस पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में. जब पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ, हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, आईवी इन्फ्यूजन देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है. फिर क्या होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो वहां पे ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन देने हैं. इनका काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करना मसल्स को, जो यूटेराइन मसल्स होते हैं उनका कंट्रैक्शन करना. बट स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो मीजोप्रोस्टॉल ड्रग दिया जाता है. इनकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ऑक्सीटोसिन ज्यादा होती है, बट स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो फिर टैम्पोनेट और बैलून टैम्पोनेट इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर. ये इन्फ्लेट किया जाता है लिक्विड की वजह से, और जब ये इन्फ्लेट हो जाएगा, जो मसल्स होते हैं यूटेराइन वॉल के, तो उसको कंप्रेस करेगा, एज वेल एज जो वेसल्स होंगे उनको भी कंप्रेस करेगा, सो दैट जो ब्लड होगा वो स्टॉप हो जाए. बट स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, तो फिर लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी किया जाता है, लाइगेशन किया जाता है यूटेराइन आर्टरीज को. बट फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर लास्ट पे क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ यूटेरस, होल यूटेरस को रिमूव किया जाता है. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.